आज का चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। हम बात करेंगे पहले वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश होता क्या है? वैद्युत आवेश जब हम किसी वस्तु से रगड़ते हैं, वो सब कहानी तो दूर रखिए, हम वैद्युत आवेश की परिभाषा आपको बताना चाह रहे हैं। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है जो वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है। मतलब जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं, जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को यदि हम स्केल से बाल में रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम पास में ले जाते हैं तो वो क्या होता है, वैद्युतमय हो जाता है और स्केल से चिपक जाता है। तो स्केल में वो जो गुण आ रहा है उसी को बोलते हैं क्या? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। पहला होता है धनावेश। धनावेश किसे कहते हैं? यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो उसे हम बोलते हैं धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों की यदि अधिकता हो जाए तो उसे हम बोलते हैं ऋणावेश। तो धनावेश की अगर बात करें तो धनावेश किसे कहते हैं? धनावेश इलेक्ट्रॉनों में कमी के कारण धनावेश होता है। इसी प्रकार ऋणावेश की बात करें, ऋणावेश की बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनों में कमी के कारण धनावेश होता है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों में अधिकता के कारण ऋणावेश होता है। मतलब मैं बताया कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों में कमी के कारण धनावेश होता है। ऋणावेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों में अधिकता के कारण ऋणावेश होता है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कि आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है? अब हम बात करते हैं आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
जिस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण में बताया गया था कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार से आवेश का संरक्षण में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हमारा क्या कहलाता है? जैसे आवेश का संरक्षण, जैसे एक डिब्बे में 3 गोले हैं, मान लेते हैं कि एक डिब्बा है, उसमें हम क्या करते हैं 3 गोले रख देते हैं। अब हम इस डिब्बों को क्या करते हैं, हिला देते हैं। मान लेते हैं इसमें क्या है 5 कूलम का आवेश है, इसमें 3 कूलम का आवेश है, इसमें 2 कूलम का आवेश है। अब इस डिब्बे को हम हिला देते हैं। जब हिलाए तो गोले क्या हुए, एक दूसरे से रगड़े गए, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। अर्थात पहले गोले में जो 5 कूलम का था वो आपका -2 कूलम हो गया, दूसरा आपका 5 कूलम हो गया। तो तीसरे गोले में बताना है कि तीसरे गोले में कितना आवेश होगा। तो आवेश के संरक्षण से ये बताया गया कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात पहले जितना था वही उतना बाद में रहेगा। अर्थात सभी आवेशों को हम क्या करें, जोड़ लें। 5 + 3 + 2 बराबर क्या होगा, -2 + 5 + x। अर्थात अगर इसको हम देखें तो 75 करें तो x = 5 + 3 + 2। अब इसको इधर ले आओगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो गया -5 से 5 कट गया। अर्थात तीसरे वाले पर 7 कूलम आवेश होगा। अर्थात इसमें आवेश कितना हो गया, 7 कूलम हो गया। इसे हम बोलते हैं आवेशों का संरक्षण। अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब कि आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों के क्वांटीकरण में ये बताया गया है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक पूर्णांक के रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक पूर्णांक संख्या के रूप में आते हैं, ना तो वो दशमलव में होगा ना तो बटे में होगा। अर्थात वो जब भी रहेंगे एक पूर्णांक के रूप में रहेंगे। हम जानते हैं तो Q बराबर क्या होता है, NE। n का मान आपका जब भी रहेगा, ये नहीं कि n का मान आपका 1.5 हो जाए, 3.2 हो जाए, ऐसा नहीं होता। जब भी होगा n का मान एक पूर्णांक संख्या में 2, 3, 5, 8 कुछ भी हो सकता है आपका, उसे हम बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। फिर अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं। अगला टॉपिक है आपका रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसे हम क्या करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा = dq/dl। अर्थात अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई का मान 1 हो जाए, एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अर्थात इसका जो मान है 1 रख दे तो क्या बचेगा, आवेश बचेगा। अर्थात एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है।
उसी प्रकार से पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व की अगर हम बात करें, पृष्ठ आवेश घनत्व की अगर बात करें तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सेम टू सेम वही चीज, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, dA हो जाता है, अर्थात यहाँ पर लंबाई था, इसमें क्या है, क्षेत्रफल रहेगा। अगर यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखना चाहे हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो बचेगा क्या, आवेश, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर dQ/dA। इसका मात्रक क्या होता है, अगर हम इसका मात्रक देखना चाहें तो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अर्थात कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से इसका भी था, कूलाम प्रति मीटर था। अब हम बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व की अगर बात करें, अर्थात वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, मतलब रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से, और आयतन आवेश घनत्व को रो से, अर्थात इसको लिखेंगे dQ/dV। V क्या है, यहाँ पर आयतन बता रहा है, एकांक आयतन पर उत्पन्न आवेश को, एकांक आयतन पर उत्पन्न आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब हम इसका मात्रक देखें, उसी प्रकार से मात्रक देखेंगे तो मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति, आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ये हमारा तीनों टॉपिक समाप्त हो गया। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दिखाते थे, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से, आयतन आवेश घनत्व को रो से दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला नियम है कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या बताया, आवेशों के संबंध में उन्होंने एक नियम दिया, कूलाम का नियम, कूलाम सलाह। कूलाम सलाह, यदि हम कूलाम सलाह की बात करें, जैसे देखिए हम जानते हैं कि आवेश जो होता है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होगा निगेटिव, लेकिन जब दोनों आवेश आपका एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। यदि दोनों आवेश आपका पॉजिटिव हो जाए या फिर निगेटिव हो जाए तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। उसी प्रकार हम बात करते हैं, कूलाम ने नियम दिया कि जैसे दो चार्ज हैं, एक आपका चार्ज क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, कुछ भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकते हैं। दोनों आवेशों को हम क्या किए, r मीटर की दूरी पर रख दिए हैं। कितने मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर रख दिए। तो कूलाम ने ये बताया, कूलाम ने बताया कि इस नियम के अनुसार स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये दो आवेश हैं, इन आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इसमें आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण कब होगा, आकर्षण कब होगा, जब एक प्लस रहे एक माइनस रहे तब आपका आकर्षण होगा, जब दोनों प्लस रहे या फिर दोनों माइनस रहेगा तब प्रतिकर्षण होगा। तो बताया उन्होंने, दो आवेशों के बीच लगने वाला
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती, मान लेते हैं इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश क्या हो गया Q2 हो गया। उन दोनों आवेशों के क्या होगा गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दोनों को मिलाने पर तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, जहाँ के क्या है एक नियतांक है, के क्या है एक नियतांक है। अब के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणित 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। के का मान क्या होगा 9 गुणित 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब हम निकालने चल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है, तो हम जानते हैं कूलम के नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा की, तो हम जानते हैं F बराबर कूलम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अर्थात अगर हम मान निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपान में Q1 Q2। अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी से आप मात्रक भी निकाल सकते हैं। देखिए मात्रक कैसे निकालते हैं, बल्क मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति आवेश का मात्रक कूलम, इसका भी कूलम का कूलम में गुणा कर लिए क्या हो गया कूलम स्क्वायर, अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। लेकिन हमारी हेडिंग क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो F की विमा क्या होती है याम L T-2, और दूरी की विमा क्या होती है L2। उसी प्रकार आवेश Q बराबर क्या होता है IT, I की विमा क्या होगी A और T क्या T, अर्थात उसी प्रकार Q2 का भी हो जाएगा AT हो गया। याम L, यहाँ पर घात 1 है यहाँ 2 है, याम L3 T-2 अपान में क्या हो जाएगा A2 T2, ऊपर ले जाओगे इसको तो घात क्या होगी चेंज हो जाएगा, याम L3 A-2, ए को ऊपर ले गए -2 T एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो आगे बढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट की मान देखें तो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 गुणित 10⁹ ये हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर मान निकालें तो होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ रख दो, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, अर्थात 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ 9, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1/9 36 पाई का मान 3.14 गुणते 10⁹ है, ऊपर ले जाओगे क्या हो गया 10⁻⁻9 हो जाएगा, अर्थात दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ गया बटे 36 गुणते 314 गुणते 10⁻⁻9 हो गया। अर्थात इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप लोग कर लीजिएगा, इसको हम बना लेते हैं गुणते 10⁻⁻12, 3 जीरो इधर बढ़ा है तो 3 इधर,
अर्थात 36 गुणते 314। इससे जब भाग देंगे तो आएगा कितना, 8.85 गुणते 10 की घाते -12। ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। एप्सिलॉन नॉट मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब हम बात करते हैं उसी प्रकार, अब हम बात करेंगे, ये तो एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं। ई बराबर होता है F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर परिभाषा लिखना चाहें तो एकांक धन परीक्षण आवेश, Q0 क्या है, धन परीक्षण आवेश है। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है उसे हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अर्थात अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। अगर विभा देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विभा अगर देखें तो बल की विभा क्या होता है, mL/t-2, और आवेश की विभा होता है AT। इसको अर्थात E की विभा लिखेंगे यहाँ पर, E की विभा बराबर, ठीक। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विभा mL/A-1 t-3 होगा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विभा। और यदि हम बात करें एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो हम जानते हैं कूलॉम के नियम से F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं Q0/r²। यही F का मान इसी फार्मूले में हम रख देते हैं तो E = क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, अर्थात E = 1/4πε0। ये रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। उसी प्रकार अगर कोई परावैद्युतांक रख देंगे, जब परावैद्युतांक रखेंगे तब क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, 1/4πε0 के Q/r²। ये जो परावैद्युतांक है ये सभी के लिए अलग अलग होगा, धातु के लिए अलग होगा, सभी मानों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। मैं आज यहाँ तक, अभी इसके आगे कल हम चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में।